आज हम जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोबियल सेल कल्चर। माइक्रोबियल सेल कल्चर क्लास 12 का बायोटेक का टॉपिक है, चैप्टर 1। तो आज मैं मम्मी से क्या चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। In your previous class, you have studied the microorganisms like bacteria and fungi are cultured to obtain a number of products which are beneficial for human beings. Some of the commonest examples are antibiotics, ethanol, and enzymes. With the advent of biotechnology and genetic engineering techniques, microorganisms are also being used for the production of recombinant molecules such as insulin, hepatitis B vaccine, growth hormones, and interferons. Microorganisms are also grown or cultured for the production of biomass per se, such as single-cell protein (SCP). Besides these, scientists culture microbes in their laboratories for research purposes. It is therefore very important to understand how microbes are cultured in the laboratory or in the industry for production of various important molecules. देखो टॉपिक क्या है, माइक्रोबियल सेल कल्चर और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पिछले क्लास में यानी क्लास 11th में तुमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, और उनको कल्चर किया जाता है, मतलब एक तरीके से उगाया जाता है और उनसे जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं जो उनसे हमको मिलता है वो है एंटीबायोटिक्स, इथेनॉल और एंजाइम्स। जब बायोटेक्नोलॉजी का एडवेंट हो गया, मतलब उसका एक तरीके से पता चल गया उसके बारे में और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक सामने आ गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स भी उससे बनने लगे। ये तो बेसिक चीज़ें होती थी, उसके अलावा और भी नई नई चीज़ें बनने लगी, जैसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ जो मॉलिक्यूल्स डीएनए की मदद से बनाए जा रहे हैं, जैसे इंसुलिन हुआ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और भी तमाम वैक्सीन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंटरफेरॉन्स हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं बताओ? Interferons are the genes. इंटरफेरॉन्स जो है एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी में बनती है, सिर्फ स्पेसिफिकली वायरस के अगेंस्ट। लेकिन इंटरफेरॉन्स के लिए हम लोग वो बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से उसको बाहर भी हम लोग कल्चर करके बना सकते हैं। तो एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल प्रोटीन्स, ये नेचुरली सिंथेसाइज होती हैं, इसको कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, ये वैक्सीन है। ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कल्चर किए जाते हैं या ग्रोन कर मतलब उगाए जाते हैं एक तरीके से फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर से, सच एज अ सिंगल। बायोमास के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है स्पाइरुलाइना एल्गी जो होती है, उसको हम लोग जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स के रूप में जानते हैं। तो वो एल्गी भी एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम लोग बहुत बायोमास के लिए उसको कई सारे सेल्स में डिवाइड होता रहे तो उसको यूज़ करें एज अ बायोमास, उसको खाने के लिए उसको कैप्सूल में कन्वर्ट करें, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारे माइक्रोब्स कल्चर करते हैं लेबोरेटरीज में रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन माइक्रोब्स की कल्चरिंग टेक्निक्स को समझना लेबोरेटरी में, और इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्शन के ऊपर जोर देना। चलो, microbial culture works as a factory in which the metabolism of a microorganism is exploited to convert raw materials into products. कोई जरूरत नहीं, आगे पढ़ो। There is a maximum capacity for a single microbial cell to convert raw material into products in a given period of time. Hence, to produce a given amount of product within a given time, it is necessary to calculate the number of cells as well as doubling time of the particular material used in the process. Like any other chemical reaction, which requires an appropriate temperature, pressure, pH, and solvent. Microbes also grow in an appropriate environment of pH, temperature, nutrients provided by the growth medium, and the substrate, raw material, which is converted by the bacterium into the desired product. तो माइक्रोबियल कल्चर जो होता है वो बिल्कुल फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से माइक्रोबियल कल्चर भी एक तरह से फैक्ट्री है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है भाई, एक माइक्रो सेल छोटा सा है, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी थोड़ा ही सा प्रोडक्ट बनाने की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो बहुत सारा प्रोडक्ट अगर बहुत सारा बनाना है गिवन टाइम में, तो हमको जो है ज़्यादा सेल्स चाहिए। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हमको सेल्स का भी जानकारी होनी चाहिए कि कितने सेल्स हैं और वो डबल कितने टाइम में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डबल करता है, रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, जैसे नॉर्मल कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसमें प्रेशर, पीएच, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं
वो भी जो भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसका एनवायरनमेंट, पीएच का क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्या न्यूट्रिएंट्स उसको अवेलेबल हो रहे हैं ग्रोथ मीडियम के लिए, और क्या सबस्ट्रेट उसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं जो कि बैक्टीरियल अल्टीमेटली डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरिंग से डील करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट जो है कल्चरिंग माइक्रोब्स के इंडस्ट्रियल स्केल पे डिफरेंट होते हैं कल्चरिंग देम इन लेबोरेटरी। चलो, माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक, न्यूट्रिएंट्स फॉर माइक्रोबियल कल्चर पढ़ो आगे। All growing microorganisms require water, sources of energy, carbon, nitrogen, oxygen, and mineral elements. For culturing microbes on a small scale, such as a laboratory, it is relatively simpler to devise nutritive medium using pure chemicals such that full composition of the medium is known. Such media are called synthetic media. Alternatively, we may use media commonly available in the market such as nutrient broth, TK's soya broth, or brain heart infusion broth. These media contain highly complex components such as peptone, beef extract, yeast extract, or casein digest. Such media are called semi-synthetic media. These media are well suited for culturing most microbes in the laboratory. However, when one wants to culture microbes on a large scale for production of useful metabolites, one uses sources of nutrients which are economical and available readily. In some cases, these nutrient sources or raw materials may need a pre-treatment before use. Other considerations while selecting the growth medium are तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनको पानी चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे मिनरल एलिमेंट्स चाहिए। तो माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए स्मॉल स्केल पे, जैसे कि लेबोरेटरी में कल्चर कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके न्यूट्रिटिव मीडियम के बारे में हमको जानकारी, क्या खाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो उनका फुल कंपोजिशन हमको पता होना चाहिए कि किस मीडियम पे वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे। तो ऐसे मीडियम जो हम खुद से बनाते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, वो सिंथेटिक मीडियम कहलाते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम लोग वो मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, ट्रिप्टिकेस सोया ब्रोथ है, या ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ है। ये सब मार्केट में अवेलेबल है, ये हम लोग खुद बना सकते हैं, दो इनको मिक्स करके भी। तो ये मीडिया के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि पेप्टोन है, पेप्टोन यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, या केसीन डाइजेस्ट है। तो ऐसे मीडिया जो है सेमी सिंथेटिक मीडिया कहलाते हैं। ये मीडिया जो होते हैं ये वेल सूटेड है फॉर कल्चरिंग मोस्ट माइक्रोब्स। मतलब ये मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे माइक्रोब्स इसमें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कल्चर माइक्रोब्स करना है लार्ज स्केल में और किसी खास मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कराना है, तो हम लोग वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि सस्ते हों, इकोनॉमिकल हो और आसानी से अवेलेबल हो। इनको लार्ज स्केल में वो चाहिए। कुछ केसेस में ये न्यूट्रिएंट सोर्सेज या रॉ मटेरियल जो होते हैं उनको प्री ट्रीटमेंट भी चाहिए, यूज़ के पहले थोड़ा बहुत उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंसिडरेशंस जो हैं ग्रोथ मीडियम को सिलेक्ट करने के क्या क्या हैं? Show yield maximum product or biomass per gram of the substrate used. Should be of consistent quality and available throughout the year. Cause minimum problems during preparation and sterilization. Give minimum problems during production process, particularly aeration, agitation, extraction and purification of the product. क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा पर ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब अगर हम 1 ग्राम यूज़ करें तो उसमें 10 ग्राम कम से कम मिले, तो ज़्यादा कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा प्रोडक्ट हो। एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरा, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। भाई जो चीज़ मिल रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बेकार है। और पूरे साल वो अवेलेबल होना चाहिए। मिनिमम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और जब उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टरलाइज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आसानी से होना चाहिए। फिर मिनिमम प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन के दौरान भी नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये सारे प्रोसेसेस रिपीट होते हैं। एरेशन का मतलब वो ऑक्सीजन की सप्लाई देना, एजिटेशन मतलब उसको हिलाना हुआ बहुत तेज से, एक्सट्रैक्शन को मतलब निकालना, और प्रोडक्ट को फाइनली प्योरीफाई करना मतलब गंदगियों से दूर करना। चलो, कार्बन सोर्सेज क्या are cereal, grain, starch, cane molasses, glucose, sucrose and lactose are commonly used as carbon sources. तो कार्बन सोर्सेज कौन कौन से हैं जो इनको चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? सीरियल ग्रेन्स है, सीरियल मतलब हुआ जितना भी चावल है, मेज है, वीट है, स्टार्च हुआ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, केन का जो मोलासेस है, केन शुगर है, उसका जो बचा कुचा हिस्सा होता है कूट काट के मिलता है वो केन मोलासेस है। सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्सेज हैं। नाइट्रोजन सोर्सेज are ammonium salts, urea, corn steep liquor और slaughterhouse waste are used as nitrogen sources. अमोनियम सॉल्ट हुए, यूरिया है, कॉर्न स्टीप लिकर है, मतलब शराब, और स्लॉटर हाउस वेस्ट जो है, ये सारी चीज़ों से कॉर्न स्टीप बनता है। शराब या स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पे हम लोग बूचर खाना जिसको कहते हैं,
वहाँ पे नाइट्रोजन सोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज जो मैं ऊपर मेंशन है, ये बहुत ही सस्ते हैं और आसानी से, सब वेस्ट के ही प्रोडक्ट बहुत आसानी से अवेलेबल है। ट्रेस एलिमेंट्स क्या चाहिए, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, ये भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ग्रोथ फैक्टर्स। Some microorganisms cannot synthesize specific nutrients like some amino acids or some vitamins. Such growth factors are incorporated into the medium in an adequate amount as pure compound or as component of complex mixture. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, कुछ विटामिन हैं, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो मीडियम में इनकॉर्पोरेट होते हैं एडिक्वेट, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में, जिससे कि एक प्योर कंपाउंड या कॉम्पोनेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का कॉम्पोनेंट सेपरेट हो जाए, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। एंटी फोमिंग एजेंट्स, In most microbiological processes, foaming is a problem. Foaming may be due to the components of the cell culture medium or some molecules produced by the microbes. The most common cause of foaming is the presence of proteins in the cell in the culture medium. Excess foaming denatures proteins and provides hindrance to free diffusion of oxygen in the medium. Commonly used antifoams are fatty acids such as olive oil or sunflower oil. Silicones are also used as antifoams. वो ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस में फोमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब झाग बन जाता है। तो झाग जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स की वजह से बन सकता है, तो उसको नहीं बनना चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्रोटीन्स अगर कल्चर मीडियम में होती है तो उसकी वजह से बन सकता है। बहुत सारी फोमिंग्स जो होती हैं, एक्सेस फोमिंग ज़्यादा फोमिंग से जो ऑलरेडी जो काम की प्रोटीन्स है उसको डीनेचर कर देती है और एक तरीके से रोकता है। प्रोटीन अगर बहुत सारी ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन जाने का रास्ता भी वहाँ पे रोकता है। कॉमनली यूज एंटी फोमिंग एजेंट्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि फैटी एसिड्स होंगे, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। सिलिकॉन्स जो है वो भी एंटीफोम की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। एनर्जी सोर्सेज पढ़ो। The carbon sources such as carbohydrates, lipids and proteins in the culture medium are the major sources which provide energy for the growth of microbes. तो कार्बन सोर्सेज जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे ही जो है कार्बन सोर्सेज हैं। ये मेजर सोर्सेज होते हैं कल्चर के, जो कि एनर्जी देते हैं। Water is a major component of the culture medium. When required for culturing microbes in the laboratory, single distilled or double distilled water would suffice. When assessing its suitability for large-scale microbial culture as an industry, we should consider the pH and dissolved salts. Water is also required for ancillary services such as heating, cooling, and rinsing. Clean water of consistent composition is therefore a prerequisite for large-scale cultivation of microbes. वाटर जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है कल्चर मीडिया का, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारी ग्रोथ चाहिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी पानी के लिए ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब कल्चरिंग माइक्रोब्स के लिए हम लेबोरेटरी में कल्चर कर रहे हैं तो डिस्टिल वाटर या डबल डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी सूटेबिलिटी अगर हम लार्ज स्केल माइक्रोबियल, यानी हम लार्ज स्केल माइक्रोबियल कल्चर जब करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, तो हम लोगों को पानी की पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स भी हो सकती हैं। तो वाटर जो होता है वो एंसिलरी सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंसिलरी सर्विसेज का मतलब हुआ गर्म करना, कूलिंग या रिंसिंग। तो क्लीन वाटर जो होगा कंसिस्टेंट कॉम्पोजिशन का, इसलिए बहुत ज़रूरी है। प्री रिक्विजिट का मतलब हुआ ये फर्स्ट कंडीशन है लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे कल्चरल प्रोसीजर्स कल।